नमस्कार दोस्तों, आज हम देखते हैं कि बीपीएससी का जो प्रैक्टिस सेट है 150 क्वेश्चन का है ये। ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं क्या है कि हाल ही में जन समाचारों में रही मेकेदातु परियोजना किन नदियों के संगम में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कावेरी और अकावर्ती। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप तो जान रहे हैं कि आपका जो बीपीएससी का क्वेश्चन है अब यूपीएससी लेवल का हो जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो यूपीएससी लेवल का हो जाएगा, इसलिए मोर देन वन ऑप्शन में बी देयर। ओके, तो फर्स्ट पहला ऑप्शन है कि भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक छत्र संगठन है। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि इसका जो ऑप्शन है वो किस फॉर्मेट में है। ठीक है, तो चलिए, तो पहला हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट है, जो एनपीसीआई है। ठीक है, तो वो एक पूरा कंबाइंड फॉर्म में है ये। ओके, तो उसके बाद दूसरा देखते हैं कि भारतीय भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ, इंडियन बैंक एसोसिएशन की एक पहल है। तो याद रखिएगा, जो एनपीसीआई है, एनपीसीआई, ठीक है, वो क्या है आपका कि आरबीआई एंड बैंक एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन का इनिशिएटिव है, राइट। उसके बाद देख लेते हैं कि इस कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 8 के प्रावधानों के तहत एक नॉन प्रॉफिटिंग एजेंसी, ये नॉन प्रॉफिटिंग एजेंसी दैट इज गैर लाभकारी योजना कंपनी में शामिल किया गया। ये भी करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, समझे। उसके बाद देख लीजिए ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश लिथियम त्रिभुज का भाग नहीं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लिथियम त्रिभुज का जो भाग नहीं है, तो लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं, तो इसमें आपका जो पराग्वे हो जाएगा ये भाग नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन है, तो चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया। तो ये आपका साउथ अमेरिका का कंट्री, एक अमेरिका का देश है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है कि भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरिडा में के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रखिएगा, जो कथन चूज करना है वो आपका गलत कथन चूज करना है। ठीक है, तो पहला देख लेते क्या है कि यह भारत सरकार का एक मिनी रत्न उद्यम है। ठीक है, तो जो चौथा है उसका जो पहला ऑप्शन हो जाएगा वो क्या है आपका गलत है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है, ये भी आपका गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि दोनों का दोनों गलत है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि अटलांटिक डिक्लेरेशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो अटलांटिक डिक्लेरेशन में पहला जो कथन है, तो हम लोग को सही कथन चूज करना है। ठीक है, तो पहला जो कथन है वो क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के 21वीं सदी में अमेरिकी यूरोपीय संघ आर्थिक साझेदारी के लिए अटलांटिक डिक्लेरेशन की घोषणा की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं किस वे में है। ऑप्शन आपका पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा पहला। उसके बाद दूसरा देख लीजिए, यह डिक्लेरेशन आघात सह विविध सुरक्षित और आपूर्ति श्रृंखला के बनाने के लिए है, रणनीति निर्धारण को कम करती है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए छठा नंबर क्वेश्चन में है कि भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच सैन्य अभ्यास एक्यूवेरन आयोजित किया गया है। तो याद रखिएगा, जो छठा एक्यूवेरन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी मालदीव के साथ है। उसके बाद देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस देश ने फतह नामक हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ईरान। ठीक है, अगला देख लीजिए, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत का नाम क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एमवी एक्सप्रेस। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए नौमा में, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा महिला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, जो कि अभी अन्नपूर्णा देवी के अंडर है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या है कि भारत के रक्षा मंत्रालय के निम्नलिखित में से किस देश से MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीद के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूएसए। ठीक है, याद रखिएगा कि MQ-9B जो है यूएसए के साथ खरीदेगी। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला देख लीजिए क्या है कि ऑप्शन नंबर ए में, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीमा पार लेन देन में भारतीय रुपये का उपयोग बढ़ाना शामिल है। बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, यह मुद्रा के अधिमूल्यन के साथ विनिमय दर की अस्थिरता को कम करके भारतीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने पर केंद्रित है। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं 12 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं है। ठीक है, आंसर आपका है नहीं ढूंढना है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं है।
उसके बाद देख लेते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है राष्ट्रीय ह्यूमन राइट के बारे में। उसमें देखिए क्या है कि राज्यसभा के सभापति सह 6 सदस्यीय समिति का हिस्सा होते हैं और इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों के नाम को सिफारिश करती है, ठीक है। तो ये आपका पहला जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि 6 सदस्यीय समिति में आपका जो रिकमेंडेशन दिया जाता है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री के चेयरमैनशिप पर होता है, ठीक है। तो उसके बाद देख लेते हैं कि दूसरा जो इसके अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु के लिए, बिल्कुल करेक्ट है कि जो अध्यक्ष होते हैं वो 3 वर्ष या फिर उनका आयु 70 वर्ष हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, ठीक। तो इस अवधि के लिए वो काम करते हैं, ठीक है। अगला देख लीजिए क्या, यह आयोग कथित मानवाधिकार उल्लंघन की तारीख से 1 वर्ष के पश्चात किसी भी मामले की जांच नहीं कर सकता। ये आपका डिमेरिट है, वेरी गुड। ये आपका क्या है कि मानवाधिकार का कोई भी मामला जो कि 1 वर्ष के बाद वाला है तो वो नहीं उठाता है, ठीक है। तो 1 वर्ष से पहले होना चाहिए तो ये मामला उठाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि 2 3 क्या है, करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 14 में क्या है कि आपका देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है, तो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन 2023, ठीक है, तो आपका हो जाएगा ICGH 2013 जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन समिट दैट वाज हेल्ड इन 2023 एट नई दिल्ली, राइट। उसके बाद हम लोग देखते हैं कहाँ पे आता है 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि भारत में 6G अलायंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो 6G अलायंस जो है वो किस प्रकार हुआ है उसके बारे में देख लीजिए 15 नंबर में। तो पहला देख लेते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वायरलेस संचार की अगली सीमा 6G प्रौद्योगिकी नवाचार नेतृत्व बढ़ावा देने के लिए भारत 6G अलायंस लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए क्या है कि इससे भारत को 6G प्रौद्योगिकी के विकास करने और अपनाने में सहायता मिलेगी, जिसका अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण व्यापक प्रभाव पड़ेगा। ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए क्या है कि 16 नंबर में सियाचिन ग्लेशियर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो सियाचिन ग्लेशियर जो भारत का सबसे ऊंची बैटल ग्लेशियर है, ठीक है। तो देख लीजिए ताजिकिस्तान के फेडचेंको ग्लेशियर के बाद यह विश्व के गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में संबंधित दूसरा सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो बैटल ग्राउंड अगर बोल देगा तो ये आपका सियाचिन सबसे बड़ा है। उसके बाद दूसरा देख लीजिए जास्कर नदी सियाचिन ग्लेशियर के से निकलती है, ये आपका गलत है, ठीक है। तो यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो गया, बी, ठीक है। 17 देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि हाल ही में समाचारों में रही लंबानी कला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो लंबानी जो कला है वो आपका कर्नाटका से संबंधित है, ठीक है, राइट। तो कर्नाटका हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए निम्नलिखित में से किस समिति ने शून्य प्रथम सूचना रिपोर्ट 0 FIR शुरू करने की सिफारिश की है। तो 18 नंबर का क्वेश्चन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने, ठीक है। तो भगवती वर्मा, जैसे हम लोग पहले देखे थे कि भगवती वर्मा और कृष्णा रेड्डी जो समिति था वो भारत में क्या लाया था बताइए, ठीक है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म जो न्यायिक सक्रियता था, ठीक है, PIL का जो कंसेप्ट है वो इन्हीं न्यायमूर्ति द्वारा स्थापित करने का प्रयास किया गया था, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य कौन सा राज्य निर्यात तैयार सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा है। तो ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए कि हाल ही में समाचारों में रहा कास पठार भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में किस में स्थित है। तो देखिए कास पठार जो है आपका वो है महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए कि बिहार शतरंज संघ द्वारा आयोजित बिहार अंडर 11 बालिका शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहिनी, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए वर्ष 2023 में बिहार रत्न सम्मान किसे दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 22 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोनी चौधरी। उसके बाद देख लीजिए बिहार के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया जाएगा। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, मुजफ्फरपुर जिले में सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया जाएगा। उसके बाद देख लीजिए लखीसराय जिले में सालभंजिका मोक्ष देवी की एक बहुमूल्य मूर्ति मिली है, यह प्राचीन इतिहास के किस काल से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, कुषाण काल से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद ये देख लेते हैं निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। देश का सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल बिहार में बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर देख लीजिए क्या क्या है सो, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा।
हड्डी अस्पताल बिहार में बनाया जा रहा है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए कि लेबर 20 शिखर सम्मेलन पटना में आयोजित किया गया, ये करेक्ट है। उसके बाद गायत्री कुमारी को राष्ट्रीय लाइसेंस नाइटेंगल पुरस्कार दिया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जो कि करेक्ट है। उसके बाद देख लीजिए कि राज तरंगिनी किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि कलहन द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जो कश्मीर के इतिहास के बारे में संदर्भित करता है। ठीक है, उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, भारत सरकार ने बिहार के राज्यों राजमार्गों के उन्नयन के लिए किस संगठन के साथ $295 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एडीआई। ठीक है, जिसका स्थापना 1966 में कहाँ पे, मनीला फिलीपींस में, राइट। नाउ द 28th क्वेश्चन इज द बिहार में जैविक कॉरिडोर योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो ठीक है, इसमें सत्य कथन ढूंढना है, तो पहला देख लीजिए क्या है। 28 नंबर क्वेश्चन में आपका जो देख लीजिए कि पहला क्या है, वो इस योजना के तहत राज्य में चयनित 13 जिलों, ठीक है, 13 जिलों में से कुल 20,000 एकड़ में जैविक क्षेत्र बनाया जाएगा, करेक्ट है आपका। उसके बाद दूसरा देख लीजिए, इस योजना की अवधि 2022-23 से बढ़ाकर 2030 तक, ये गलत है। ठीक है, इस योजना के तहत पहले साल किसानों को प्रति एकड़ 11,500 रुपये का अनुदान दिया जाएगा, ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी वी विल बी द राइट आंसर। ओके, उसके बाद देख लेते हैं कि जो 29 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के मलमास मेले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो अब इसमें पहला देख लीजिए, पहला में जो है कि यह बिहार के नालंदा जिले की राजगिर में 5 वर्ष में आयोजित किया जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उसमें इस मेले के दौरान राज्य में कहीं भी कोई पूजा और विवाह समारोह का शुभ कार्य नहीं होता, करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, उसके बाद देख ले तो ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि बिहार के प्रथम खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय राज्य के किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजगीर में। ठीक है, तो खेल विश्वविद्यालय प्रथम खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय कहाँ, राजगीर में किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये क्या है, ये वेदांग है आपका, है ना। वेदांग यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 और 6 वेदांग है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 31 का। याद रख लीजिएगा कि इसमें देखिएगा शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए वेद और ब्राह्मण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार सुमिलित कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको मैच कराना है, ठीक है, कि कौन कौन सही होगा। तो इसमें देखिए कि ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का तो आपका हो जाता है ऐत्रेय ब्राह्मण, है ना। और देख लीजिए ऋग्वेद का क्या है, ऐत्रेय ब्राह्मण या फिर कौशिक, ये ऋग्वेद का ही होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। और अर्जुन वेद का हो जाएगा तैत्रीय ब्राह्मण, और अर्थर्वेद का गोपद, ये करेक्ट है, अपनी ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए बौद्ध धर्म के के निम्नलिखित ग्रंथों में कौन बौद्ध के पूर्व जन्मों के जातक कहानियों की सूची है। ठीक है, तो 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, खुद्दक निकाय, क्या हो जाएगा, खुद्दक निकाय। ठीक है, अगला देख लीजिए कि मेगास्थनीज जिन्हें भारतीय इतिहास में पहला राजदूत माना जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य के शासन काल में आए थे, तो मेगास्थनीज है वो किसके काल में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए थे। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए कि जो फाहयान है, तो फाहयान है, वैनसंग है, और क्या क्या है देख लेते हैं, अल मदुसी और इबन बतूता। ठीक है, तो पहला देख लीजिए कि अल मदुसी जो है वो किसके काल में आया था, तो वो हो जाएगा आपका गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, क्या हो जाएगा, गुर्जर प्रतिहार। और इबन बतूता तुगलक के काल में आया था। और उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है वो करेक्ट ऑर्डर में दिया गया है, क्या है कि फाहयान तो गुप्त वंश में आया था, फाहयान गुप्त वंश, और हेनसांग तो हर्षवर्धन यानी वर्धन वंश, और फाहयान चंद्रगुप्त के काल में आया था, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा उल्टा है, क्योंकि अल मदुसी आया था गुर्जर प्रतिहार में और इबन बतूता तुगलक वंश में। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख और उसका काल सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो 36 का देख लीजिए क्या है कि कौन सही सही रुद्र दामन और जूनागढ़ 2वीं शताब्दी में आए थे, करेक्ट है। ऑप्शन देख लीजिए क्या है कि सही नहीं है। ठीक है, चाहिए आपको ढूंढना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक, तो पहला जो है हो जाएगा आपका गलत, दूसरा तो एकदम सही है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा आपका गलत,
ये क्योंकि खारवेल और हाथी गुफा का पहला तो नहीं होगा, 5वीं शताब्दी नहीं होगा। रुद्रदामन और जूनागढ़ दूसरी हो जाएगा। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, और पुलकेशन द्वितीय एहोल प्रशस्ति 7वीं की पूर्व। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो कि क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए क्या है कि सूची 1 और सूची 2 के बीच में सम्मिलित करना है। ठीक है, सम्मिलित करना है तो आपका देखिएगा कि हड़प्पा, तो हड़प्पा तो जानते हैं कि रावी नदी के किनारे है। चुनुधाड़ो सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा ये आपका हो जाएगा घग्गर नदी, और धौलावीरा लूनी नदी है ना। तो कालीबंगा घग्गर नदी हो जाएगा और धौलावीरा लूनी नदी के किनारे हो जाएगा। ठीक है, तो 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि 38 में निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में जो नहीं पाया गया है वो बताना है कि तो इसमें देखिए दफनाए गए मृद भांड ये तो नहीं पाया गया। नृत्य करती हुई ये तो पाया गया है। मातृदेवी की मिट्टी का आकृतियां, ये पशुविति शिव मुहर ये भी पाया गया। ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 39 में देख लीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा पुराण सबसे पुराना है। तो सबसे पुराना जो हो मत्स्य पुराण हो जाएगा, ऑप्शन जिसका ये। 40 में देख लीजिए कि भगवत गीता के महाभारत में किस भाग से लिया गया है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा भीष्म पर्व। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये परसनी नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए कि बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी सही सुमिलित नहीं है। ठीक है, तो पहला देख लीजिए महाभिष्निक्रमण तो प्रथम उपदेश। ठीक है, निर्वाण बुद्ध ने निर्वाण आपका हो जाएगा क्या, इसमें देखिए सही सुमिलित बोला है। ठीक है, तो चलिए देखिए 43 नंबर क्वेश्चन में है आपका सूची और सूची बी के बीच में मिलान करना है। तो प्रथम बुद्ध संगीति कहाँ हुआ था, राजगीर में हुआ था। ठीक है, तो अब आपका जो पहला हो जाएगा वो बी हो जाएगा, है ना, राजगीर में हुआ था 483 ईसा पूर्व में, और अध्यक्ष थे महाकश्यप, और शासन आजाद शत्रु के काल में। द्वितीय जो हुआ था वो आपका वैशाली में हुआ था। ठीक है, तो अध्यक्ष जो थे सवाकमीर, और राजा थे कालाशोक, और जो वर्ष था 383 ईसा पूर्व में। तृतीय जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था 250 ईसा पूर्व में, अध्यक्ष था मोगलीपुत्तिस, और राजा थे अशोक। और चतुर्थ जो हुआ था वो कश्मीर कुंडल ग्राम में, कुंडल वन। ठीक है, और इसका जो काल है लगभग 98 प्रथम सदी में ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, और कनिष्क के काल में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आप देख सकते इसको मिला सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 43 का बी। ठीक है, देख लीजिएगा ये हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं कि क्या है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो सही आपको बताना है बौद्ध धर्म। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए क्या है कि बौद्ध धर्म की मठवासी संहिता है। नहीं, ये तो गलत है, हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद देखिए विनय पिटक बुद्ध के उपदेशों से संकलित है। ये नहीं, विनय विनय जो भी जो बौद्ध धर्म में बौद्ध मठ के विनिमय नियम विनिमय था वो विनय पिटक में है। मिलिंद पिन्हो मोगलीपुत्तिस और नागसेन के बीच का संवाद है। नहीं, ये मोगलीपुत का नहीं है, और नागसेन। और उसके बाद देख लीजिए कि चौथा जो है वो क्या है, महाभिभाषा शास्त्र वसुमित्र द्वारा लिखा गया था। ये आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 45 में निम्नलिखित में से किस स्वर्ग के बुद्ध के रूप में संदर्भित किया जाता है। ठीक है, तो 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमिताभ को। ठीक है, अमिताभ को स्वर्ग के बुद्ध के रूप में किया जाता है। उसके बाद देख लीजिए कि सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए विश्वविद्यालय और संस्थापक। ठीक है, तो नालंदा का संस्थापक कौन है। ठीक है, आपका जैसे देखिए विक्रमशिला ये हो जाएगा धर्मपाल, नालंदा कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, और ऑप्शन देख लीजिए कि ए का 4, बी का 1, और दो का सी हो जाएगा, है ना। तो जो आपका जगदल है वो रामपाल, और वल्लभी है वो भटाकार है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकरों का नाम ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, तो 47 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये ऋषभदेव और अष्टनेमी दोनों का नाम मिलता है। उसके बाद देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म की प्रतिज्ञाओं का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको ढूंढना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि अहिंसा है, आस्ते अपरिग्रह है। ठीक है, गिरस्त नहीं है। ठीक है, सत्य अहिंसा आस्ते अपरिग्रह, तो हो गया सत्य अहिंसा आस्ते अपरिग्रह, और एक ब्रह्मचर्य होता है। ठीक है, तो 5 हो गया, तो गृहस्थ नहीं था। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए जैन धर्म महावीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कथन आपको बताना सही नहीं है। ठीक है, तो ये देख लीजिए कि महावीर ऋजुपालिका नदी के तट पर केवल प्राप्त किया था, करेक्ट है। महावीर का प्रथम उपदेश पाव में दिया गया था। ठीक है,
ये भी आपका करेक्ट है। महावीर पाटलिपुत्र के प्रथम जैन संगीति में भाग लिया था, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए महावीर ने जैन धर्म के 5 व्रतों में ब्रह्मचर्य संयम को सम्मिलित किया था, ये भी करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए कि स्यादवाद और अनेकांतवाद के सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो स्यादवाद और अनेकांतवाद जो क्या किससे संबंधित है? जैन से संबंधित है ना, तो 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अशोक के अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए थे? तो सभी हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ग्रीक में, खरोष्टी में, अरामाइक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 51 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 52 देख लेते क्या है कि अशोक से संदर्भित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है, ठीक है। तो इसमें देखना है कि कौन सा सही है। तो अशोक ने 361 ईसा पूर्व कलिंग में युद्ध लड़ा था, ठीक है। तो आपका ये गलत हो जाएगा, 361 ईसा पूर्व नहीं था। उसके बाद देख लिया अशोक ने के प्रमुख 13 में केवल कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है, ये करेक्ट ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लिए मौर्य शासन में गोप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, ठीक है। तो 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रशासनिक इकाइयों की प्रभारी के लिए गोप का किया गया था। उसके बाद देख लीजिए निम्नलिखित में से दिल्ली दिल्ली सल्तनत में पत्राचार विभाग था, तो पत्राचार जो विभाग था उसको क्या कहा गया था? ये दीवाने इंसा, ठीक है, पत्राचार विभाग था। दिल्ली सल्तनत के दौरान चहलगामी को किस नाम से जाना जाता था? तो आप जानते हैं तुर्की चहलगामी जो 40 लोगों का गुट था एक प्रकार का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। तो 40 लोगों का एक जो गुट था वो आपका ये हो जाएगा, 40 तुर्क गुलाम अमीर, ठीक है। उसके बाद देखिए 56 में निम्नलिखित में से किसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो इसका आंसर आप अच्छा, ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है तो बलबन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो कथन है वो है कि वह अपने सैनिकों को संपूर्ण वेतन नगद देने वाला प्रथम सुल्तान था। उसने घोड़ों को दागने वाली प्रथा आरंभ की जिसे दाग प्रथा कहा गया, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों का दोनों सही है। 58 में देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को रुहमा कहा जाता था, ठीक है। तो रुहमा जो है वो आपका कहा जाता था पाल को, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए कि 59 में निजामुद्दीन औलिया निम्नलिखित में किसके अनुयायी थे? तो किस परंपरा के अनुयायी थे, किस सिलसिला का अनुयायी था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिश्ती सिलसिला, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए कि एक कथन है, अभी कथन है और उसका कारण है। तो पहला देख लीजिए क्या है, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि जो कथन है वो क्या है आपका? बिल्कुल करेक्ट है। ये जो अभी कथन है करेक्ट है। पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में कन्नौज को लेकर युद्ध हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष। कन्नौज पर नियंत्रण से तात्पर्य ऊपरी गंगा घाटी और उसके व्यापार और कृषि के समृद्ध संसाधनों से पर नियंत्रण से है, ठीक है। तो बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा जो कि दोनों को व्याख्या करता है। आदि शंकराचार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अच्छा 60 हो गया ना, हाँ ये 61 नंबर यहाँ गलत मिस्टेक हुआ है। तो 61 में देखिए क्या है, आदि शंकराचार्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए जो सही नहीं है उसको ढूंढना है, ठीक है। तो देख लीजिए 61 नंबर का जो पहला ऑप्शन है वो क्या है कि उन्होंने श्रृंगेरी नामक स्थान में विशिष्ट अद्वैत मठ की स्थापना किया गया था, ठीक है। तो शंकराचार्य जो थे अद्वैतवाद का प्रतिपादक थे, ठीक है। तो विशिष्ट अद्वैत तो नहीं है, तो अद्वैतवाद, ठीक है। तो ये आपका गलत है। उन्होंने बौद्ध धर्म के दर्शन का विरोध किया, एकदम करेक्ट है। उसके बाद ब्रह्मसूत्र भाष्य ब्रह्मसूत्र का एक टिप्पणी उनके द्वारा लिखी गई थी, करेक्ट है। उसके बाद देखिए वहाँ हमारे आसपास की दुनिया को एक ब्रह्म या माया मानते थे, ये भी करेक्ट है आपका, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए शुड बी रॉन्ग आंसर, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग ऑप्शन हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए कि दिल्ली सल्तनत काल में निम्नलिखित में कौन सा शब्द जिम्मी को परिभाषित करता है, ठीक है। तो जिम्मी जो लोग थे वो कौन थे? तो वे लोग जिन्होंने मुस्लिम शासन को स्वीकार कर लिया और उनकी सुरक्षा के लिए जजिया नामक कर का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया, तो ठीक है। तो यही जिम्मी कहलाता था, है ना। तो 62 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 63 नंबर क्या है, 63 में मैच कराना है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए क्या हो जाएगा, बरार। तो ये इसका हो जाएगा वंश किसका था? ये इमाद शाही का था, ठीक है। बीजापुर, तो बीजापुर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये आदिल शाही। उसके बाद अहमदनगर, तो अहमदनगर कौन हो जाएगा आपका? निजाम शाही। और गोलकुंडा ये कुतुब शाही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। चोल साम्राज्य, तो पहला हो जाएगा क्या कि राज चोल चोल साम्राज्य के संस्थापक थे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? नहीं, चोल साम्राज्य का संस्थापक नहीं थे, ठीक है।
इसके बाद है राजा करिकल ने पुहार की स्थापना की और कावेरी नदी के तट पर 160 किलोमीटर की लंबी तटबंध का निर्माण करवाया था। तो राजा करिकल है वो पुहार की स्थापना किया और कावेरी नदी के तट पर 160 किलोमीटर का तटबंध का निर्माण करवाया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो कि करेक्ट है। 65 में देख लीजिए कि पंपा पन्ना पोन्ना और रन्ना ये कन्नड़ काव्य के त्रिरत्न थे। कौन थे? कन्नड़ काव्य के त्रिरत्न। उसके बाद देख लेते हैं कि 66 नंबर में क्या है कि दिल्ली सल्तनत काल में इक्ता धारक को कहा जाता था। तो इक्ता जो धारक था उसको कहा जाता था मुक्ति। क्या कहा जाता था? मुक्ति। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा किताबुल हिंद का लेखक था। तो अलबरूनी ही तो था किताबुल हिंद का लेखक। उसके बाद देख लीजिए भारत के प्रथम अफगान वंश कौन थे। तो भारत के प्रथम अफगान वंश लोधी कौन कौन होंगे? लोधी वंश होंगे। ठीक है। उसके बाद एक और अफगान वंश आता है शेरशाह सूरी द्वारा जो दिल्ली सल्तनत पर लगाया गया था। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि 69 में है कि तराइन का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा 1191 पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। और द्वितीय युद्ध भी 1192 में हुआ था। उसके बाद देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसने युद्ध की तुलुगामा प्रणाली की शुरुआत किया था। तो यही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाबर ने ही किया था तुलुगामा नीति का शुरुआत। उसके बाद देख लेते हैं कि मुगल स्थापत्य के संदर्भ में विचार कीजिए। तो अकबर ने बहते पानी और फवारा के साथ उद्यान निर्माण का 4 बाग शैली स्थापित की शुरुआत किया। तो ये क्या लग रहा है कि सही है? ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना, अकबर नहीं किया था। उसके बाद देखिए राम बाग भारत का पहला मुगल उद्यान है जिसे पारंपरिक 4 बाग की शैली से निर्मित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये तो गलत हो जाएगा, बाबर ही करवाया था, है ना। उसके बाद देख लेते हैं कि 72 में आपको मिलाना है। ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पहला है कि जमाली। ठीक है। तो जमाली मस्जिद। ठीक है। तो जमाली मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो हुमायूं। काबुली बाग मस्जिद, ठीक है, इसका निर्माण कराया था बाबर। और उसके बाद मरियम उज जमानी ये अकबर द्वारा और परी महल ये किया गया था दारा सिकोह द्वारा। तो क्या हो जाएगा? 2 1 4 3। ठीक है। तो अब देख लीजिए ये ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है ना। चलिए उसके बाद देख लेते हैं कि क्या है। फरीद खां को शेर खां की उपाधि किसने दिया था? काफी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा बहार खान लाहौरी। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए कि है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने एक सिख गुरु हरगोबिंद सिंह को ग्वालियर में कैद कर रखा था। तो 74 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहांगीर ने। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए क्या है, सिख धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो इसमें देख लीजिए सत्य कथन ढूंढना है। तो क्या है कि गुरु तेग बहादुर खालसा संप्रदाय की स्थापना नहीं, खालसा संप्रदाय की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। तो पहला गलत हो जाएगा। गुरु नानक देव अकबर के समकालीन थे, नहीं, बाबर के समकालीन थे। ऑप्शन ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि 75 का डी हो जाएगा, कोई सही नहीं। उसके बाद निम्नलिखित में कौन हजनामा हमजा हमजानामा है हजनामा सॉरी हमजानामा का वर्णन करता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ठीक है। सचित्र कहानियों की संग्रह है ये। उसके बाद मैच कराना है। ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जय क्या है आपका, जयमल रामचंद्र। ठीक है। जयमल का हो जाएगा मेड़ता, रामचंद्र का कालिंजर, और उदय सिंह द्वितीय मेवाड़, और राजा सूरजन राय ये रणथंबोर। यानी क्या आ रहा है? दो नहीं, ये हो जा रहा है आपका 3 3 2 1 4। ठीक है। तो देखिए किस में मैच कर रहा है। 3 2 1 4 आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए क्या है कि शुद्धोदयत्व दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी किए थे शुद्धातत्व। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं मनसबदारी प्रथा के बारे में कौन सा कथन सही है। तो मनसब पहला हो जाएगा मनसबदारों की नियुक्ति सम्राट द्वारा मीर बख्शी की सिफारिश पर की जाती थी। ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये। उसके बाद दूसरा देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी, मनसबदारों को राजस्व एकत्र करने और अपनी जागीरों के प्रशासन का अधिकार था। ठीक है। तो राजस्व एकत्र करने मनसबदार तो करते थे, लेकिन उसके बाद ये तो आपका ऑप्शन नंबर यही हो जा रहा है, कथन ये क्यों सही है, क्योंकि प्रशासन का अधिकार नहीं था। ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था में राजस्व इकट्ठा करते थे और उसके एवज में कुछ घोड़े और सैनिक को रखते थे। ठीक है। जो राजस्व एकत्रित करने पर जो राजस्व आती थी उसके। ठीक है। उसके बाद देख लिया 80 नंबर क्वेश्चन में क्या निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर। क्या हो जाएगा? गाजी की उपाधि बाबर किया था। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि मुगल प्रशासन के संदर्भ में
प्रशासन के दौरान व्यापार और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लंबी दूरी के व्यापार में विशेषता रखने वाले लोगों को सेठी और बोहरा कहलाते थे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए कि चेट्टी दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक समुदाय था। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। दोनों का दोनों क्या है, सही है। उसके बाद देख लेते हैं कि 82 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के 4 सिंह शीर्ष हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऑप्शन सबको पता है, सारनाथ हो जाएगा, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय चिन्ह में सम्मिलित किया गया है। सांची स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया, करेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद देखिए, उसके बाद है स्तूप के चारों ओर सुंदर प्रवेश द्वारा रेलिंग का निर्माण शुंग वंश राजाओं ने किया था, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सातवाहन वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 84 का आपका देख लीजिए क्या है कि प्रतिष्ठान राजवंश की राजधानी थी, बिल्कुल सही है, प्रतिष्ठान था। गौतमीपुत्र सतकर्णी नहीं, ये सिमुक थे, है ना, सिमुक तो सातवाहन के संस्थापक थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। 85 देख लीजिए क्या है कि चचनामा का लेखक कौन है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चचनामा का जो लेखक है महमूद अल कूफी है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सूफी विचारों और व्यवहार से संबंधित है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूफी विचारों कस्ब उल मजहूब, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए सिकंदर लोदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सिकंदर लोदी के संबंध में कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो पहला देख लीजिए, उसने गजे सिकंदरी नामक गज की नई स्थापित किया था, करेक्ट है। उसने बाबर के साथ पानीपत की नहीं, पानीपत का युद्ध सिकंदर लोदी कहाँ किए थे, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी थे, है ना। उसके बाद देख लीजिए क्या है कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए क्या है कि शिवाजी के मंत्रियों को समूह को क्या कहा जाता था। काफी इंपॉर्टेंट है ये, ऑप्शन नंबर अष्टप्रधान कहा जाता है, अष्टदिग्गज नहीं मार दीजिएगा, ठीक है, अष्टप्रधान हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्राचीन बंदरगाह भारत का पहला बाजार के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुजरिस। उसके बाद देखिए प्राचीन दक्षिण भारतीय इतिहास में उरार को कहा जाता था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसान ग्रामों का प्रवक्ता, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में नवरत्न यानी 9 रत्न थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए क्या है कि प्राचीन इतिहास में विष्टि का संबंध था। तो विष्टि पता है आपको क्या है, एक प्रकार का बंधुआ मजदूरी था, बंधुआ मजदूरी करना पड़ता था, मजदूरी किया लेकिन पैसा नहीं दिया जाता था। सती प्रथा का साक्ष्य तो निम्नलिखित में किस अभिलेख में मिला है। तो ये भानुगुप्त अभिलेख, एरन की गुफा अभिलेख से मिला है, ठीक है। उसके बाद देखिए 94 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सफरनामा रहला का लेखक है। काफी इंपॉर्टेंट है ये, आपका 94 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इब्न बतूता रहला। उसके बाद देख लीजिए कि अलामा प्रभु और अक्का महादेवी, ये तो आपको पता है कि कश्मीर से संबंधित है, आंदोलन से जुड़े दो सुधार हैं। तो ये जो दोनों थे वो क्या थे, वीर शैव, अक्का महादेवी और अलामा प्रभु, ठीक है। 96 में देख लीजिए क्या है कि खलीमपुर ताम्रपत्र अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल से संबंधित है, ठीक है। 97 में देखिए राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और आसान भी है, दंती दुर्ग। उसके बाद देख लीजिए सैयद वंश का संस्थापक कौन है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खिरस खां। उसके बाद देख लीजिए कि 99 चार्टर एक्ट आप आता है कि 1833 के कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला का कथन है कि इसने भारत में व्यापार के साथ कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया, एकदम करेक्ट है। उसे इसने प्रेसिडेंसियों के विधि निर्माण की शक्ति से वंचित कर दिया और विधायी शक्ति को गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सौंप दिया, ठीक है। तो आपका देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या है। सो बी में, अच्छा इसमें देखिएगा कि 18 एक है 1813 का था चार्टर एक्ट 1813। तो इसमें भारत के साथ किया था ये, ठीक है। और 1833 है वो चीन के साथ किया था, ठीक है। तो पूरी तरह से, क्योंकि 1813 में भारत के साथ किया था, चीन के साथ अभी भी व्यापार तो जारी था और चाय चाय के साथ एकाधिकार जारी था, ठीक है। तो यहाँ भारत अब देख लीजिएगा, गौर से नहीं देख पाए हम। तो ये हो जाएगा आपका जो भारत के साथ था 1813। तो ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 99 का बी हो जाएगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद देखिए वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक समाप्त होने के कारण कौन सी घटना प्रमुख थी। तो आपको पता है कि जो 5 फरवरी, ठीक है, कभी कभी देखिएगा 4 फरवरी आंसर दिया रहता है। तो 5 फरवरी 1922 या फिर 4 फरवरी 1922 जो, ठीक है। तो उसका चोरा चोरी कांड हुआ था, है ना। तो इसमें इसी कारण असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था। वर्ष 1849 में परमहंस मंडली का गठन निम्नलिखित में किस सुधारक ने किया था। तो ठीक है, तो दादोबा
आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दादोबा पांडुरंग। ठीक है, उसके बाद 102 नंबर में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा का संगठन वर्ष 1930 में चटगांव शस्त्रागार का छापे के लिए जिम्मेदार था? तो आपको पता है सूर्य सिंह थे। तो ये जो एक संस्था अगर आ जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है, तो सूर्य सेन था, जो इसको सूर्य सेन, जिसको मास्टर दा कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो इसका काफी आसान ऑप्शन क्वेश्चन, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चार्ल्स मेटकॉफ। फराजी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कौन सही है? ठीक है, तो आपका आंसर देख लीजिएगा, फराजी आंदोलन है ना। इसमें देखिए क्या है कि यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला करमुक्त अभियान था। ये गलत है। फराजी आंदोलन जो एक प्रकार का जो किसान संबंधित है। नारकेलबेलिया आंदोलन के बाद जो फराजी आंदोलन हुआ था वो दाढ़ी रखने पर जो संबंधित है। ठीक है, दाढ़ी रखने पर कर लगाया जाता था, तो और किसानों से भी संदर्भित है। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर एक गलत हो जाएगा। सैयद अहमद बरेलवी इस आंदोलन के नेता थे, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए 105 में निम्नलिखित वर्ष 1855 के दौरान संथाल विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में कौन थे? तो काफी आसान क्वेश्चन है, आपका आंसर हो जाएगा सिद्धू कान्हू चांद भैरव थे ना, तो सिद्धू कान्हू। उसके बाद होगा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालानुक्रमित क्रम में अंतिम में थी? तो ठीक है, आत्मीय सभा, तो 1814। बंगाल में सती अधिनियम, तो 1829। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, और वुड्स डिस्पैच 1854। तो सबसे बाद कौन हुआ? विधवा हो गया, 1856 वाला। ठीक है, उसके बाद देख लिया 107 नंबर क्वेश्चन में क्या है, क्या है कि पहले देख लीजिए, मैच कराना है ना। मैच कराना है तो सबसे पहले देख लेते हैं। देख लीजिए क्या है कि डलहौजी, वेलेजली, मकाले, और एक और है आपके पास, वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो अब देखिए, डलहौजी आपको जानते हैं, व्यक्तिगत नीति निकाला था। ठीक है, वेलेजली क्या था? तो ये पहला हो जाएगा आपका सहायक संधि निकाला था, है ना। और उसके बाद है व्यक्तिगत सीधा, और डलहौजी हो जाएगा। ठीक है, और मैकाले तो ट्रिकल डाउन थ्योरी यही दिए थे ना, तो पहला तीसरा हो जाएगा अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस हो जाएगा, है ना। तो देख लीजिएगा कि जो वेलेजली था वो सहायक संधि, डलहौजी तो आपको पता है कि व्यक्तिगत सिद्धांत, है ना, और मैकाले था कॉर्नवालिस था अस्थायी बंदोबस्त। ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर देख लीजिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मैच करा लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए क्या है कि कोल विद्रोह 1831-32 के सही भौगोलिक स्थान का चयन कीजिए। तो कोल विद्रोह अधिकतर कहाँ हुआ था? पूर्वी भारत, यानी झारखंड बिहार वाला क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए बुद्धू भगत जी नेतृत्व के अगुवाई हो रहा था। उसके बाद देख लीजिए निम्नलिखित में कौन फारसी भाषा के समाचार पत्र मिरात उल अखबार के संबंध है? काफी इंपॉर्टेंट, और ये राजा राम मोहन राय जी थे। ठीक है, उसके बाद देखिए वेलुथम्पी, तो वेलुथम्पी ने किस राज्य में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रावणकोर। ठीक है, त्रावणकोर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए कि वर्ष 1853 में चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन आपको ढूंढना है। ठीक है, तो उसमें देख लीजिए क्या है कि इस अधिनियम में गवर्नर जनरल के परिषद को विधायी और कार्यकारी पृथक कर दिया था। काफी इंपॉर्टेंट है, जो देखिएगा 1853 में क्या हुआ कि जो विधायी कार्य है, यहाँ विधायी नियम कानून बनाने वाला, और दूसरा है लागू करने वाला कार्यकारी, दोनों को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। ठीक, तो विधायी कार्य और कार्यकारी कार्य अलग कर दिया गया। यह पहली बार था जब भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व था। बिल्कुल करेक्ट है, आपका केंद्रीय परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि दोनों करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद देखिए 112 में क्या है कि देखिएगा 112 में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा घटनाक्रम कर्म पहली थी? तो घटना कर्मानुक्रमिक में कर्म में पहली थी। ठीक है, तो पहला आंग्ल डच युद्ध, हैदर अली की मृत्यु, तो 1784 में हो गया था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो जो 1875 में 1775 में शुरू हुआ था, तो 1700 द्वितीय जो हुआ था वो आपका क्या हो जाएगा? चलिए इसको देख लीजिए डिटेल से। जो हैदराबाद जो सहायक संधि द्वारा लॉन्च किया गया था, तो सहायक संधि द्वारा जो अलग अलग राज्यों को सहायक संधि द्वारा जो अलग अलग राज्यों को अपने अधीन करता था। ठीक है, तो 1700 जो हैदराबाद के साथ संधि हुआ था, 1798 में क्या हुआ था? संधि हो गया था, प्रथम आंग्ल डच युद्ध। ठीक है,
तो देखिएगा, प्रथम आंग्ल डच युद्ध जो हुआ था 1652 में हुआ था, 1652 से 54। द्वितीय जो हुआ था 1665 से 67, और तृतीय जो हुआ था 1770 से 1773। और हैदर अली की मृत्यु जो हुआ था द्वितीय आंग्लो देखिएगा, हैदर अली का जो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध हुआ था, ठीक है, वो द्वितीय युद्ध में मारा गया था, ठीक है। तो सब 1782 में हैदर अली की मृत्यु हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था। मराठा युद्ध जो 1765 से 1782 पहला, 1803 से 1805 दूसरा, और 1817 से 1819 तीसरा। तो दूसरा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हो जाएगा 1803। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, आंग्ल डच युद्ध 1652, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया। तो ठीक है, तो 113 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए। उसके बाद देख लेते हैं कि बक्सर का युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध के बारे में है किया है कि यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए इसकी इलाहाबाद की संधि 1764 में हुआ, 1664 में हुआ था, 1664-65 में, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर केवल ये हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर केवल ये करेक्ट है। उसके बाद देख लीजिए क्या है कि निम्नलिखित में से किसने कुशल आक्रामकता की नीति आरंभ किया था। तो आपका हो जाएगा लॉरेंस, जॉन लॉरेंस। उसके बाद देख लीजिए कि ब्लैक होल त्रासदी निम्नलिखित में से किस शासक से जुड़ी हुई है। तो आपको पता है कि ब्लैक होल त्रासदी है 1656 नहीं 1756 में ये सिराजुद्दौला के साथ हुआ था। ठीक है, जो अंग्रेजों को एक ही हॉल में बहुत सारा अंग्रेजों को रख दिया गया था। उसके बाद देखिए 117 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालानुक्रमिक क्रम में अंतिम में घटी। तो सलबाई की संधि जो हुआ था 1782 में हुआ था, प्लासी युद्ध 1757। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉर्नवालिस संहिता, तो आपको पता है कि ये हो जाएगा 1793 के आसपास। उसके बाद देखिए कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो 1774-73 के आसपास। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए कि पहला इसमें जो हो रहा है वो क्या है कि अंतिम में, तो 1793 वाला अंतिम हो जाएगा, है ना। तो यही हो जाएगा कांडवाली संहिता सबसे अंतिम में। उसके बाद देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह के लिए कहा कि विद्रोह विशुद्ध रूप से सैनिक विद्रोह था, न कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र था। तो और 118 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर जॉन लॉरेंस। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से 1857 का विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। ठीक है, तो 1800 विद्रोह का तात्कालीन कारण वही जो राइफल था, नई शुरुआत इनफिनिट राइफल के 20 ग्रीष्म कारतूस का उपयोग, जो कि बताया गया था गाय और सुअर के चर्बी से बनाया गया है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो हुआ था 1778 में आ गया था, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी का ये हो जाएगा। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था। ठीक है, तो आप यहाँ से देख ले सकते हैं कि सी का 2 होना चाहिए और डी का 1 होना चाहिए। देखिए सी का 2 और डी का 1, तो आपके पास दो ऑप्शन है, सी का 2 और डी का 1। ठीक है, और देख लेते हैं। उसके बाद है कि लाइसेंस अधिनियम, तो लाइसेंस अधिनियम कब आया था। ठीक है, तो सी का 2 डी का 1, लाइसेंस अधिनियम जो है वो आ गया था आपका 1857 में। ठीक है, और उसके बाद क्या बचा है, प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, तो ये हो जाएगा आपका 1867, यानी कि पहला का 4। ठीक है, नहीं नहीं पहला का 3 होगा, सॉरी, ये हो जाएगा पहला का 3। लाइसेंस अधिनियम आपके पास 1857 आया था, तो पहला का 3 हुआ। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या मैच कर रहा है, बी, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, पहला का 3 दूसरा का 4 और सी का 2 और डी का 1। ठीक है, चलिए अगले देख लेते हैं कि प्रथम अकाल आयोग 1758 लिटन के काल में हुआ था, है ना। तो स्ट्रेटजी आया था अकाल आयोग का, कौन अध्यक्षता किया था, तो स्ट्रेटजी ही किया था, है ना। तो रिचर्ड स्ट्रेटजी। उसके बाद देखिए वर्ष 1902 में नियुक्त फ्रेजर आयोग से संबंधित क्या है। तो जो फ्रेजर आयोग था आपका वो पुलिस सुधार से संबंधित था। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है। तो उन्होंने 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना किया था। ठीक है, तो ये आपका क्या है, करेक्ट है। उसके बाद देख लीजिए बी में लाला लाजपत राय ने वैदिक मूल्यों की अवहेलना की और स्वामी दयानंद के सिद्धांतों का विरोध किया, ये तो गलत है। उसके बाद उन्होंने हिंदुओं को वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन की लोकप्रिय बनाया और दूसरे धर्म को धर्मांतरण हो गए थे, बिल्कुल करेक्ट है। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक की पुस्तक लिखी जिसमें उन्हें उनके विचार
सम्मिलित थे, ये भी करेक्ट है नहीं। आपका जो हो जाएगा 123 का ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए क्या है कि इसमें लिखे निम्नलिखित घटनाओं का विचार करें, उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में संबंधित किए। तो वांडीवाश युद्ध हो गया, पोर्टो नोवो युद्ध, अंबर युद्ध और हुगली युद्ध, ठीक है। तो इसको अरेंज करना है, ठीक है। देख लेते हैं सबसे पहले वांडीवाश युद्ध। तो ये 1700 आपका कब है, 1760 में हुआ था। उसके बाद है आपके पास पोर्टो नोवा युद्ध, ये हैदर अली से संबंधित है, ये 1781। और अंबर युद्ध मुजफ्फर जंग जो फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था ना, मुजफ्फर जंग रिलेटेड है ये भी। तो अंबर युद्ध हो जाएगा 1749 में आपका। और उसके बाद है हुगली युद्ध, हुगली युद्ध 1759 में हुआ था, ठीक है। तो आप मैच कराइएगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि राजस्व राजस्व निपटान की इजारा प्रणाली प्रथम बार निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, जहांदार शाह, ठीक है। उसके बाद चलिए 126 नंबर क्वेश्चन में अब फिर से मैच कराना है, ठीक है। तो 126 में अवध की स्थापना बुरहान उल मुल्क किया था, एकदम करेक्ट है। हैदराबाद की स्थापना आपको पता है कि निजाम उल मुल्क ने किया था, एकदम करेक्ट है। उसके बाद बंगाल मुर्शिद कुली खान, है ना। और केरल तो मार्तंड वर्मा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए करनाल का प्रसिद्ध युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो करनाल का जो युद्ध हुआ था वो नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच युद्ध लड़ा गया था। निम्नलिखित यात्रियों की कालावधि पर विचार कीजिए। तो विलियम हॉकिंस कब आया था, थॉमस रो, जॉन सुरिमन और विलियम नॉरिश, ठीक है। तो इसका काल बताते हैं। विलियम हॉकिंस ये आपका आया था, विलियम हॉकिंस आपका आया था 1609 में, ठीक है। कब आया था, 1609। थॉमस रो 1615 मान सकते हैं ना। उसके बाद आपके पास जॉन सुरमन सुरमन जो आया था वो लगभग 1715 में। और विलियम नॉरिस ये 1701 में, ठीक है। तो इसको मैच कराइएगा तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो पहला हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए क्या है कि मराठा प्रशासन के अधीन निम्नलिखित में से कौन सी सबसे निचली इकाई है, ठीक है। तो 129 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये इस प्रकार है, पहला हो जाएगा जो सबसे छोटा इकाई होता था वो मौजा होता था, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मौजा के बाद आता है तरफ, और उसके बाद आता है प्रांत, ठीक है। तो जो तरफ का अधिकारी था, जो प्रमुख अधिकारी था, उसको हवलदार, कारकुन या परित्यादर कहा जाता था। और प्रांत का जो अधिकारी होता था उसको सूबेदार कहा जाता था, ठीक है। सूबेदार तो सबसे निचला हो जाएगा ये। और सूबेदार के तहत 8 प्रकार के अधिकारी होते थे, जैसे पहला हो गया दीवान, मजुमदार, फडनीस, खारनीस, सबनीस, पोतनी, चिटनीस, जमादार, ठीक है। उसके बाद देखिए मराठा प्रशासन में जमादार शब्द को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जो जमादार थे वो कोषाध्यक्ष थे, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सफल रही जबकि फ्रांसीसी कंपनी असफल रही है, ठीक है। तो उसके बाद है जो कारक है वो क्या है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मजबूत नौसेना बल था, बिल्कुल सही है। वह एक निजी कंपनी के रूप में कार्य करती थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी निजी कंपनी के रूप में कार्य करती थी, ठीक है। लेकिन दोनों का दोनों तो सही है, लेकिन व्याख्या और आर ए का भी व्याख्या है, अच्छा ये भी बिल्कुल सही है कि व्याख्या तो कर रहा है। उसके बाद देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासनकाल के दौरान प्लासी युद्ध हुआ था। तो 132 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आलमगीर द्वितीय, ठीक है। और शाह आलम द्वितीय हो जाएगा आपका बक्सर युद्ध, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने फ्रांसीसी प्रशासक डुप्लेसी को नवाब की उपाधि दी थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुजफ्फर जंग, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों के खिलाफ लड़ा गया अंतिम युद्ध था। तो 134 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वांडीवाश का युद्ध, ठीक है। उसके बाद देखिए सन्यासी विद्रोह निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। तो सन्यासी विद्रोह के बारे में जाना है। तो यह विद्रोह 1770 में एक विनाशकारी अकाल और कठोर ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण प्रारंभ हुआ था। केवल हिंदू सन्यासी विद्रोह में भाग लिया था। तो ये आपका क्या लग रहा है, गलत है ना। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन किस प्रकार है अच्छा ये इसमें आपको बताना है किस ऑप्शन नहीं है, मोर देन वन ऑप्शन नहीं है, तो यही बताना कि कौन सही है, ठीक है। तो उसके बाद विद्रोह को अंग्रेजों ने बिना किसी प्रतिरोध से आसानी से दबा दिया। तो ये भी गलत है आपका। विद्रोह में कोई महत्वपूर्ण नेता ग्रामीण आबादी की प्रमुख भूमिका भागीदारी नहीं थी, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर यही करेक्ट है, ठीक है।
उसके बाद निम्नलिखित में से किस अधिनियम में गांधी ने काला अधिनियम कहा था? तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जो रोलेक्ट एक्ट आया था उसी को अराजकता क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। ठीक है, ब्रिटिश भारत में स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय छात्रों के लिए एक केंद्रीय रूप में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी गीतांजलि लिखा था? तो 138 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुब्रमण्यम भारती। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अष्टप्रधान को उनकी सेवाओं के में बदले जागीर दी जाती थी। ठीक है, तो ये गलत है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन मैच कराना था तो ऑप्शन नहीं, ऑप्शन देखना था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसका अष्टप्रधान के सभी अधिकारियों की इससे अपेक्षा की जाती थी कि वे राज्य द्वारा आवश्यकता पड़ने पर सैन्य विभागों में भाग ले। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 139 का डी, दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए 40 में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा संगठन 12 डकैती के जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 12 में जो डकैती हुआ था अनुशीलन समिति द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद 141 में देखिए क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र के दौरान अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अस्तित्व में आया था? ठीक है, तो अखिल भारतीय युवा कांग्रेस आया था कलकत्ता अधिवेशन 1928 में। ठीक है, उसके बाद देख लिए कि निम्नलिखित में कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार अंतिम थी? तो बारिशल सम्मेलन, रामोसी सेना संगठन, 12 डकैती। ठीक है, और एक है होम रूल लीग की आंदोलन तो 142 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये होम रूल लीग कब हुआ था? 1916 के आसपास हुआ था, तो ये उससे पहले सारा हो चुका है। उसके बाद देख लिया हंटर शिक्षा आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा के लिए अनुशंसित 2 विभाग निम्नलिखित में कौन से थे? तो हंटर आयोग जो विभाग सब किया गया था, तो उसमें 2 विभाग आपका हो जाएगा, साहित्यिक और व्यावसायिक। ठीक है, तो वोकेशनल होता था, एक एकेडमिक होता था और एक वोकेशनल होता था, है ना। उसके बाद देख लीजिए 144 में क्या है कि भारत में किस गवर्नर जनरल के अधीन रेले आयोग की गठन किया गया था? ठीक है, तो रेले आयोग जो गठन किया गया था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। निम्नलिखित में कौन एक्का आंदोलन का नेता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मदारी पासी। ठीक है, 146 में देख लीजिए क्या है कि सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को कहा दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बारदौली सत्याग्रह, 146 का बी उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद ब्रिटिश से पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो 147 का भी हो जाएगा, छोटू राम ने। उसके बाद देख लिया निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश 1928 में स्थापित नेहरू रिपोर्ट नहीं थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धर्म का राज्य संरक्षण। ये नहीं था, बाकी डोमिनियन स्टेट था, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र था, भाषाई प्रांत था। ठीक है, 149 में देख लिया निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1928 में आयोजित अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता किया था? तो उसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद अंतिम नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि बंजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे कौन सही नहीं है? तो बंजारे के संबंध में जो सही नहीं है उसके बारे में बताना था। तो बंजारे मुख्य रूप से व्यापारी खानाबदोश थे। ठीक है, वे सैन्य अभियानों के दौरान मुगल सेना के लिए खाद्यान्न ले जाने के लिए जिम्मेदार थे। ठीक है, वनिश और एक लेखक निकोलो मनुची ने अपने संस्मरणों में बंजारों के जीवन शैली का वर्णन किया है। उसके बाद एक बंजारों को कारवा और टांडा के नाम से भी जाना जाता है, जो लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। बिल्कुल सही है, तो ये गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद। जय हिंद।